औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के मुतालिक हमने आज पढ़ना है, उसके पार्ट्स के मुतालिक पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल को जो है वो गट भी कहा जाता है या उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। It is a continuous tube and the tube is about 9 meter long in adult. किसी भी एडल्ट में ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ये 9 मीटर लंबी होती है। It is specialized at various points along its length, और ये हर पॉइंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ इसका जिस तरह का फंक्शन होता है वहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशल किस्म का बना हुआ या डिज़ाइन किया हुआ होता है। ईच रीजन इज डिज़ाइन टू कैरी आउट अ डिफरेंट फंक्शन इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पर यही बात आपको बताई गई है कि जो भी रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का, वहाँ उसकी जो शेप है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होगी। जिस तरह का फंक्शन वहाँ पर होना होगा उस तरह की शेप जो है वो वहाँ डिज़ाइन की गई होगी। एलिमेंट्री कैनाल बिगिन फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द एनस। It is lined internally by mucous membrane. एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है, और इसके इंटरनली यानी अंदरूनी तरफ जो है वो इसके म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट पहले हिस्से को देखें तो वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो कि लीड करती है ओरल कैविटी को और माउथ कैविटी को। ओरल कैविटी अराउंड द साइड्स एंड फ्रंट ऑफ द ओरल कैविटी आर द अपर एंड लोअर जॉ। ओरल कैविटी को अगर हम देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो हमें उसमें जो है वो अपर जॉ और लोअर जॉ जो है वो नज़र आता है। अपर जॉ फिक्स्ड होता है जबकि लोअर जॉ जो है वो मूवेबल होता है। और ओरल कैविटी जो है उसमें और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसमें टीथ्स हैं और टंग मौजूद। पार्ट जो है ये लीड करता है माउथ से और नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होता है और एसोफेगस तक जाता है एंड टू द ट्रैकिया। द फेरिंक्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंक्स एक ऐसी जगह है जो कि फूड के गुजरने की और हवा के गुजरने का दोनों का जो है वो रास्ता फेरिंक्स के ज़रिए से ही होके जाता है। तो ये माउथ और नेज़ल कैविटी से होता हुआ एसोफेगस और ट्रैकिया तक जो है वो पहुंचता है। एसोफेगस मस्कुलर ट्यूब होती है जो तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इट लीड्स फ्रॉम फेरिंक्स टू द स्टमक। ये फेरिंक्स से स्टार्ट होती है और स्टमक तक जाती है। इन एसोफेगस नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, और एसोफेगस में चूंकि ये खाली ट्यूब है तो यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। द स्टमक इज द डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब एंड इट इज रफली जे शेप्ड एंड समवट ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। इट हैज़ 2 ओपनिंग्स विच आर गार्डेड बाय वॉल्व्स। आपको यहाँ पर स्टमक की पिक्चर भी बनी हुई नज़र आ रही होगी, और इसको देखते हुए आप इसको बहुत इजीली जो है वो समझ सकते हैं कि ये एक डायलेटेड, एक फूला हुआ हिस्सा होता है डाइजेस्टिव ट्यूब का, जो कि अमूमन जो है वो हमें जे शेप्ड का नज़र आ रहा होता है। समवट ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन, और ये जो है वो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है डायाफ्राम के नीचे। इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पर वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। ओपनिंग्स जो हैं ये एक ओपनिंग जो है वो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एसोफेगस है, और एसोफेगस से जहाँ पर स्टमक स्टार्ट हो रहा है उसके दरमियान में जो है वो एक ओपनिंग मौजूद होती है, जिसे कार्डियक ओपनिंग भी कहा जाता है। कुछ मसल्स ऐसे मौजूद होते हैं जो ओपन और क्लोज करने के लिए होते हैं, जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। द रीजन ऑफ द स्टमक अराउंड द कार्डियक ओपनिंग इज द कार्डियक एंड। Opening of stomach into the duodenum is called pyloric opening. अब दूसरी जगह पर जो ओपनिंग मौजूद है वो पाइलोरिक ओपनिंग कहलाती है, और वो स्टमक और ड्यूडेनियम के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है, विच इज़ गार्डेड बाय मसल्स कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसके पास कुछ मसल्स मौजूद होते हैं। उन मसल्स को या उस जगह को जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कहा जाता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका डायामीटर चूँकि बहुत छोटा होता है इसलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम इसको अपने आसानी और समझने के लिए और अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं।
नंबर 1 इज़ कॉल्ड ड्यूडीनियम, फिर ज्यूजीनियम एंड थर्ड वन इज़ इलियम। ड्यूडीनियम इज़ अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्यूडीनियम का जो पार्ट होता है, क्योंकि स्टमक के ख़त्म होने के बाद जैसे ही जो पार्ट स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वो ड्यूडीनियम होता है और ये तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। बाइल डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लिवर एंड पेंक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेंक्रियाज एम्प्टीज इट्स सिक्रीशन इन द ड्यूडीनियम। ड्यूडीनियम का फंक्शन क्या है कि जितने भी ये जो जूसेस हैं, यानी जो हेपेटिक डक्ट है, बाइल डक्ट है जिसमें जो कि गॉल ब्लैडर से आ रही है, और हेपेटिक डक्ट जो कि लिवर से आ रही है, और पेंक्रियाटिक डक्ट जो कि पेंक्रियाज से आ रही है, इनकी सिक्रीशंस जो हैं वो सब की सब इस जगह ड्यूडीनियम में आकर एम्प्टी होती हैं। ज्यूजीनियम इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग और उसके बाद जो हिस्सा आता है वो ज्यूजीनियम का है जो कि तकरीबन 2.5 मीटर जो है वो लंबा होता है, और इलियम जो है वो तकरीबन 4 मीटर लंबा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, और ये तकरीबन 1 या 5 मीटर इसकी जो है वो लेंथ होती है। इट इज़ लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टाइन इन डायामीटर, और डायामीटर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, कोलोन, रेक्टम और एनस। कोलोन को हम मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोलोन में सीकम जो है ये फर्स्ट पार्ट होता है जो कि जहाँ पर इलियम एंटर होता है इट फ्रॉम द साइड, उसकी साइड से। सीकम हैज़ अ पाउच लाइक एंड। सीकम जो है उसके साथ एक पाउच लाइक एंड मौजूद होता है जिसकी बेस पर जो है वो अपेंडिक्स होता है, यानी ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी बेस के ऊपर अपेंडिक्स मौजूद है। ये अटैच होता है और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। रेस्ट ऑफ द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। बाकी का जो कोलोन है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कोलोन आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पर, ये असेंडिंग कोलोन है, येलो कलर से जो आपको दिखाया गया है। ट्रांसवर्स कोलोन, अक्रॉस जो कोलोन बना हुआ है ये ब्राउन सा कलर का, ये आपको इस कोलोन को वो कह रहे हैं, इसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। और इसके बाद लेफ़्ट साइड पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक कोलोन आ रहा है उसे जो है वो डिसेंडिंग कोलोन कहा जाता है। उसके बाद एक सिग्मोइड कोलोन है विच कनेक्ट्स टू द रेक्टम, जो कि आगे जाके रेक्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। रेक्टम इज अ स्ट्रेट 8-inch चैम्बर दैट कनेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन टू द एनस। और रेक्टम जो है वो एक 8 इंच का चैम्बर होता है जो कि कोलोन को या लार्ज इंटेस्टाइन को एनस के साथ ज्वाइन करता है। रेक्टम टेम्परली स्टोर द फीसेस। रेक्टम जो है इसमें आर्जी तौर पर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर होता है। द एनस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे लास्ट पार्ट जो है वो एनस होता है, जो तकरीबन 2 इंच लंबा जो है वो उसकी कैनाल होती है। एनस इज सराउंडेड बाय स्फिंक्टर मसल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट in allowing control of stool. Anus is surrounded by sphincter muscles that are important in allowing control of stool. ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं इनका फंक्शन ये होता है कि ये स्टूल को कंट्रोल करता है। ये हमारा टॉपिक था एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड, जिसमें सारे पार्ट्स के बारे में जो है वो आपको बताया गया है कि कौन सा पार्ट कैसे किसके साथ ज्वाइन होता है, कौन सा पहले आता है, उसके बाद सेकंड वाले नंबर पे कौन सा पार्ट आता है, उसके बाद कौन सा आता है। और इस तरह से जब आप लोगों को सारा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत इजीली डाइजेस्टिव सिस्टम का भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम अपना वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मज़ीद इसी तरह के लेक्चर्स के लिए साथ रहिएगा इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।